हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस का लास्ट टॉपिक लेंगे जिसमें है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को जितने भी कारक प्रभावित करते हैं उनको दो मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है, एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाह्य कारक एंड इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जैसे लाइट, CO2, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स आदि को इंक्लूड किया जाता है, जबकि इंटरनल के अंदर प्लांट की एनाटॉमी, प्लांट के अंदर एंजाइम्स है, प्लांट के जो क्लोरोफिल है, इन सब को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल में पहला प्रकाश। प्रकाश के अलग अलग कैरेक्टर हैं। देखिए, प्रकाश की इंटेंसिटी प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करती है, उसकी ड्यूरेशन लाइट की तथा उसकी तरंगदैर्ध्य। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रकाश की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना तीव्र गति से प्रकाश आ रहा है, या हम डेफिनेशन में कहें तो पर यूनिट एरिया में कितने लाइट के फोटोन जो है वो लीफ एरिया पर इंसिडेंट यानी आपतित हो रहे हैं। जितने ज़्यादा फोटोन होते हैं उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितने कम फोटोन होते हैं उतनी कम इंटेंसिटी। अब देखिए, एक निश्चित लिमिट तक आप कम से लेके यदि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। आपने और अधिक बढ़ाया तो एक लिमिट पर जाके ये कांस्टेंट हो जाएगी, और उससे अधिक आपने बढ़ाया प्रकाश की तीव्रता या इंटेंसिटी तो कुछ कारणों से फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो डाउन हो जाएगी। तो देखिए, पहले बढ़ती है, फिर कंटिन्यू हो जाती है, फिर डाउन हो जाती है। तो ये तीन प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में दिख रहा है हमें शुरुआत में जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस की रेट, फिर कुछ समय तक कांस्टेंट हो गई, फिर ये वापस कम होना शुरू हो गई। कम होने का कारण होता है फोटो ऑक्सीडेशन, दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि एंजाइम जो है नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। दूसरा देखिए, इसमें लिख रखा है लो इंटेंसिटी पर क्या होता है। लो इंटेंसिटी पर प्रकाश जो है लो इंटेंसिटी पर धीरे धीरे आप जब बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर आप और बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। एक ऐसी टाइम आता है जब प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर आपस में बराबर हो जाती है। जनरली दिन में बात करें तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कम होती है, फोटोसिंथेसिस उससे 10 टाइम्स होता है, जबकि नाइट के समय फोटोसिंथेसिस ऑफ है, रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो अब नाइट से जब सुबह हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ेगा। एक वह पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। इसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट या लाइट कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए, लो इंटेंसिटी पर तो ये प्रभाव पड़ता है। फिर लाइट की वह इंटेंसिटी जब फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है, कांस्टेंट चलती है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी यानी श्रेष्ठतम प्रकाश तीव्रता। ये अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग होती है। हीलियोफाइट्स यानी कि ऐसे पौधे जो सनलाइट में उगना पसंद करते हैं, जबकि सियोफाइट जो होते हैं वो होते हैं जो छाया में उगना पसंद करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो प्लांट्स शेड यानी कि छाया में उगना पसंद करते हैं, सियोफाइट्स है, उनके लिए ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी कम होती है, 10% होती है, जबकि हीलियोफाइट्स जो कि तेज प्रकाश तापमान में उगते हैं उनके अंदर ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो 70% होती है, ठीक है। फिर देखिए, हाई लाइट इंटेंसिटी पर क्या हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया सोलराइजेशन हो जाता है। सोलराइजेशन का मतलब प्रकाश की अधिकता के कारण वहाँ पे जो कंपोनेंट है वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सब कारण से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। इसी को हम फोटो इनहिबिशन या लाइट इन एक्टिवेशन कहते हैं। लाइट इन एक्टिवेशन में प्रकाश संश्लेषण के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी जो फोटो रासायनिक एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं जब क्लोरोप्लास्ट में लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन की अमाउंट या ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो फ्री ऑक्सीजन सेल के कंपोनेंट से जुड़ जाती है और उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। इसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन के कारण जिस कंपोनेंट का फोटो ऑक्सीडेशन हुआ है
उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, या वो हम कह सकते हैं वो डिलीट हो सकता है, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, इसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो देखिए, जब क्लोरोप्लास्ट पर आपतित किरणों की तीव्रता एक निश्चित मान से अधिक होती है तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना ऑक्सीकरण द्वारा घसित हो जाता है। इसमें उपयोग में लाए जा सकने वाले हरितलोक से कहीं अधिक हरितलवक उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे कई स्पष्ट हानिकारक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होती है, जो अत्यंत तीव्र है। इसमें ब्लीचिंग हो जाती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, फिजियोलॉजी ही चेंज हो जाती है। ये हुआ फोटो ऑक्सीडेशन। फिर देखिए, ये तो अभी तक हमने किया लाइट की इंटेंसिटी। फिर ले लेते हैं लाइट की वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने एक बार पहले भी शुरुआत में बात करी थी कि जो प्रकाश है उसका जो विजिबल वाला रीजन है वो 7 रेडिएशन से या 7 कलर से मिलकर बना होता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, जो 3600 यानी 4000 से 7000 लमसम होता है। तो इसमें देखिए कि सामान्यतः जो पौधे हैं वो विजिबल में रेड और ब्लू में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रेड यानी कि 660 नैनोमीटर, ब्लू यानी कि 436 नैनोमीटर। रेड जो है उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और ब्लू की कंपेरेटिव जो है वेवलेंथ कम है तो ऊर्जा ज़्यादा है। ग्रीन लाइट का एब्जॉर्बेंस कम होता है, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की, एक वर्णी प्रकाश की, यानी हम डिफरेंट कलर का कंपेयर कर रहे हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, वायलेट, पर्पल। इनमें किस में सबसे ज़्यादा होगी? तो ब्लू और रेड के अंदर। लेकिन आपको पूछे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट और वाइट लाइट में कब होती है सबसे ज़्यादा, तो दोनों की तुलना करें तो सफ़ेद प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। सफ़ेद प्रकाश का मतलब जब आपने प्रकाश के सातों रंगों को मिक्स कर दिया है उसे कहते हैं। फिर प्रकाश की अवधि, एक सीधी सी बात है, आपने प्रकाश की अवधि बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस की रेट लंबे समय तक चलेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारे। अभी तक हमने लाइट की बात करी थी। फिर CO2, CO2 हमें पता है फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के रूप में काम आती है। तो रॉ मटेरियल जो है वह जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन यदि जैसे CO2 हमें पता है एनवायरनमेंट में कितनी है, 0.03%। आपने इससे बढ़ाई धीरे 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 धीरे, तो ये 1% बढ़ाई तब तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जब CO2 बढ़ाते हैं तो ये प्लांट्स पर पॉइजनस इफेक्ट डालती है। ये क्या कर देती है, ये प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा ही क्लोज कर देती है। जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएंगे तो एयर एक्सचेंज बंद हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने बोला वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंजाइम से प्रभावित होती हैं वो एक टेम्परेचर की एक नॉर्मल रेंज में ही काम करती है, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत कम टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पर डीनेचर हो जाते हैं। तो सभी प्रोटीन या सभी एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कार्य करते हैं, जैसे 0 से लेके 35-40 के आसपास। बहुत कम होते हैं जो 50-60 तक चलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बर्फ़ में जो प्लांट मिलते हैं जैसे लाइकेन है, कॉनिफर्स है, ये -5 to -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कार्य कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल अडेप्टेशन पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः बहुत कम तापक्रम और बहुत अधिक तापक्रम दोनों पर ही प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए Q10 यानी वॉन हॉफ जो कॉफिशिएंट है वो होता है 2। इसका मतलब होता है आप प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएंगे, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो फोटोसिंथेसिस की रेट अपने इनिशियल रेट की 2 टाइम्स होती जाएगी। इसे कहते हैं Q10 = 2। लेकिन ध्यान रखिएगा ये Q10 2 = 2 है वो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए है, ऐसा नहीं है आपने 70 से 80 की और बढ़ती जाएगी, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तापमान पर तो एंजाइम्स ही डिलीट हो जाएंगे। देखिए इसमें लिख रखा है उच्च तापक्रम पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, CO2 विसरण नहीं हो पाता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, श्वसन में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, ये सारे कारण हैं। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है प्रत्यक्ष रूप में। ये क्या कर देती है, जैसा हमने बात करी थी ऑक्सीजन, हमने बात करी थी इसकी C2 साइकिल के अंदर।
C2 साइकिल में क्या होता है, यदि ऑक्सीजन होगी तो वो रुबिस्को को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करेगा तो फोटोसिंथेसिस की दर अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रॉन वाहक में निरोधन हो जाता है, इंटरमीडिएट पदार्थों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर है वाटर। वाटर भी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करता है। वाटर की कमी प्रकाश संश्लेषण को इनहिबिट कर देती है या उसकी लब्धि कम कर देती है, यील्ड कम कर देती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जल है वो पौधे के लिए पौधे में जो टोटल है उससे बहुत कम मात्रा में ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे के और प्रकाश संश्लेषण का जल का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है। जल की कमी जो है वो क्लोरीन कायमा या फिर दूसरे टिश्यू की टर्जिडिटी कम कर देती है। वाटर से की कमी से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, नए वर्णहित का निर्माण कम हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती। फिर मिनरल्स, तो देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि जब पूरी की पूरी रिएक्शन किसके ऊपर आधारित है, एंजाइम्स। एंजाइम्स किस क्या होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम्स जितने भी हैं उनमें कार्य करने के लिए कोई को फैक्टर की आवश्यकता होती है। अधिकांश एंजाइम में वो को फैक्टर्स कौन होते हैं, धातुएं या मिनरल्स होती है। जैसे देखिए वाटर के फोटो ऑक्सीडेशन के लिए हमें Mn और क्लोरीन चाहिए, कहीं पे हमें H3PO4 के लिए फॉस्फेट चाहिए, कहीं पे सल्फर, पोटेशियम। और फोटोसिंथेसिस का जो मेन है क्लोरोफिल, उसमें हमें मैग्नीशियम चाहिए। तो इन सब यदि खनिज लवणों की कमी आ जाए तो इनसे रिलेटेड कार्य नहीं होंगे, तो इनसे रिलेटेड कार्य नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो मिनरल्स की अनुपस्थिति भी जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये तो हुए एक्सटर्नल फैक्टर। फिर हम ले लेते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में देखिए एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर कोई भी टिश्यू है उसकी एपिडर्मिस की मोटाई कितनी है, स्टोमेटा का साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, क्लोरेन कायमा, एरेन कायमा कितना है, ये सभी चीज़ पर्टिकुलर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। फिर देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक वर्णक प्रकाश संश्लेषण प्रकाश अभिक्रियाओं के लिए अनिवार्य है। एमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण की दर और क्लोरोफिल के बीच में एक रिलेशन दिया था। इन्होंने कहा कि प्रति ग्राम क्लोरोफिल के पर घंटे में जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बना रहा है उसे कहते हैं एसिमुलेटरी नंबर। फिर इन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस होता है। इस एसिमुलेटरी नंबर की बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। एसिमुलेटरी नंबर एमर्सन ने बताया था पर ग्राम क्लोरोफिल पर घंटे में कितना प्रोडक्ट बना रहा है फोटोसिंथेसिस का। एज, थर्ड फैक्टर है एज। एज देखिए जितना ज़्यादा प्लांट की एज बढ़ती है उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। काम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन ज़्यादा एफिशिएंसी से नहीं हो रहा। ये एज और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में रिलेशन। फिर लास्ट में है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, अंतिम उत्पादों का संचय। कोई भी रिएक्शन जो है उसके यदि एंड प्रोडक्ट इकट्ठा होने लग जाते हैं तो वो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं होने देते, यानी कि लगातार चलने नहीं देते। ऐसा ही प्रकाश संश्लेषण में होता है। यदि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा संचित हो गई तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो इस प्रकार ये है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। तो इस प्रकार हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।